नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स, सलाह और क्वेश्चन हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं और ये भी पता चल रहा है कि आपको मॉडल पेपर काफी पसंद आ रहे हैं। वैसे भी कम समय में इनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर। इसके पहले हम 2 मॉडल पेपर मैथ का अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उन्हें देख लें, क्योंकि 3 मॉडल पेपर लगभग हमारा प्रयास है कि अपलोड हो जाए, ताकि आपको अच्छा खासा तैयारी आपकी हो जाए। तो आज हम फिजिक्स के लिए लेकर आए हैं अपना पहला मॉडल पेपर। इस पार्ट में हमने लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पर थोड़ा कम प्रश्न डाले हैं। अगले वाले भाग में हम लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन ज्यादा डालेंगे, ताकि एक बार हमारा मैकेनिक्स पोर्शन से ज्यादा सवाल हो जाए और एक बार लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से, और थर्ड में दोनों को बैलेंस करेंगे, जिससे से ज्यादा पोर्शन हमारा कवर हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। ये पहला सवाल हमारा है, वर्नियर पैमाने के मुख्य पैमाने का एक भाग 0.5 मिलीमीटर दर्शाता है। मुख्य पैमाना कितना दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य पैमाना आपका दर्शा रहा है, तो लिखा है सर कितना, मुख्य पैमाने का एक भाग हमें दर्शा रहा है कितने के बराबर, 0.5 मिलीमीटर के। और कहता है इस वर्नियर का 50 भाग, वर्नियर का 50 भाग, वर्नियर का 50 भाग मुख्य स्केल के, मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है इसका अल्पतमांक कितना है, इस यंत्र का अल्पतमांक कितना है। तो जवाब है सर, अल्पतमांक के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। इसका एक नॉर्मल सा नन्हा सा प्यारा सा सूत्र है कि मुख्य स्केल का एक भाग, मुख्य पैमाने का एक भाग जो दर्शा रहा हो, और बटे में हम लिखते हैं, एक भाग बटे हम लिखते हैं वर्नियर पर विभाजनों की संख्या। अगर स्क्रू गेज होगा तो यहां लिखा जाएगा स्क्रू गेज पर विभाजनों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर विभाजनों की संख्या, ये लगा देने से हमें आराम से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए जरा ध्यान दें, हमें लिखा मुख्य पैमाने का एक भाग 0.5 है, हमने लिख दिया मिलीमीटर, और कहता है वर्नियर पर विभाजनों की संख्या। अब ये देखिए, आपको फर्जी लॉलीपॉप देने के लिए सारी कहानी लिखी है। वर्नियर का 50 भाग मुख्य के 49 के बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। आप इसमें ये ध्यान दें कि हमारे वर्नियर पर है कितना भाग, तो जवाब है सर 50। तो यही मेरे काम का है, बस बाकी सब बेकार है। इसको काटा मैंने, यहां से काटा दशमलव, एक जीरो बढ़ा, ये 100 आ गया, ऊपर एक है, काटना का प्रयास करेंगे, एक दशमलव लगेगा, एक जीरो, फिर एक जीरो, और 100 हो जाएगा, एक लगा देंगे मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 110 से और इसे भाग देना पड़ेगा, जिसके नाते हम इसे लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जैसा हो उस हिसाब से टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्रू गेज का 1 सेंटीमीटर 20 भागों में बटा हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्रू गेज का 1 सेंटीमीटर 20 भागों में बटा है। तो 1 सेंटीमीटर है मेरा, और यह 20 भागों में इस तरीके से बटा हुआ। आप समझ सकते हैं 20 भाग कहने का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर हमारा 20 भाग में बटा है। इसका मतलब समझ में ये आता है कि सर अगर 10 भाग होते, जरा याद करिएगा, 1 सेंटीमीटर में अगर 10 भाग होते तो हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भाग होते तो ये 1 मिलीमीटर दिखाता, और हमने इसका दुगुना कर दिया, यानी कि 20 भाग कर दिए हैं, तो इसका प्रत्येक क्या बताएगा, एक का भी आधा, यानी कि 0.5 मिलीमीटर, यानी कि हर आपका आंकड़ा ये 0.5 मिलीमीटर दर्शा रहा है। ठीक है, अब वर्नियर, इसके बाद स्क्रू गेज है ये। अब फिर कहता है जबकि स्क्रू गेज पर 100 विभाजन है। स्क्रू गेज हमारा इस तरीके से होता है, आपको मालूम होगा। यहाँ पर आपका वृत्तीय पैमाना होता है, इस वृत्तीय पैमाने पर कितने विभाजन बता दिए गए, 100 भाग हैं। अब यहां से आप बताइए, अभी अभी आपने अल्पतमांक निकाला है, तो आप अल्पतमांक निकाल सकते हैं। अल्पतमांक क्या होगा, स्क्रू गेज का न्यूनतम, सॉरी मुख्य स्केल का न्यूनतम मान या भाग 0.5 मिलीमीटर, और फिर यहाँ पर विभाजनों की संख्या कितनी है हमारे पास, 100 है। तो हम 100 यहाँ लगा देंगे, ये दशमलव काटेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काटने का प्रयास करेंगे, 5 दूना 10, 200 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, एक जीरो हमारा बढ़ेगा। ठीक है, और फिर एक और जीरो बढ़ेगा, फिर एक और जीरो बढ़ेगा, ये 1000 होगा, और इसे हम काट कर मिलीमीटर लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 005 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका अल्पतमांक हमको मिल गया है। आगे कहता है किसी कलम का व्यास मापने पर, अब देखिएगा इसी से मैंने किसी कलम का व्यास मापा है, तो वहां पर हमें क्या क्या आंकड़े मिले हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। हमें मिला है कि मुख्य पर मान है, मुख्य स्केल का जो मान है, मुख्य स्केल बताता है कि 4.8 सेंटीमीटर, और हमारे स्क्रू गेज का
60वां भाग वहां कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस कलम का व्यास क्या होगा। तो प्रेक्षित लंबाई या इस कलम का व्यास, प्रेक्षित व्यास क्या होगा, तो जवाब होता दोनों मिला कर लेते हैं। देखिए यहां दो स्केल होते हैं, एक मुख्य होता है एक वृत्तीय। तो मुख्य स्केल की रीडिंग और साथ ही साथ हम वृत्तीय रीडिंग ले लेते हैं, प्लस वृत्तीय पैमाने की रीडिंग, पैमाने की रीडिंग। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, हमारे पास क्या है, मुख्य स्केल पर आंसर दिया है 4.8 सेंटीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर केवल 60वां भाग लिखा है। उसका एक भाग कितने के बराबर है, ये अल्पतमांक वही बता रहा है कितना, तो जवाब है सर 0.0005। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें और ये सेंटीमीटर में होगा। 4.8 सेंटीमीटर, एक जीरो लगाया, 6 पंजे 30 किया और यहां पर देख लिया कितने अंक पर जीरो लगना, 4, तो 1 2 3 4 लगा दिया, आंसर दिया 4.8300 और आगे क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। तो उस कलम का व्यास कितना है, 4.8300 सेंटीमीटर। 1 मिनट के लिए मैं आपको दोनों ही चीजें से परिचय करवा देता हूं। हमारा वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें ऐसे एक पटरी होती है, ठीक है, और उसके बाद उसके पास दांता होता है, यहां पर एक गोल सा बना रहता है जिस पर कुछ विभाजन बने रहेंगे। तो मुख्य स्केल पर ऐसे रहेगा जैसे सामान्य पटरी आपकी होती है उस तरीके से बना होगा, और यहां पर कुछ निशान बने होंगे जिसे हम वर्नियर पैमाना कहते हैं। तो अगर हमें कोई भी आंसर चाहिए तो हमें मुख्य स्केल और प्लस वर्नियर दोनों मिलाना पड़ेगा। इसी तरीके से स्क्रू गेज हंसिया जैसा होता है, गांव में जो हंसिया होता है काटने वाला, उस टाइप के शेप में कुछ ये होता है, इस तरीके से आपका होता है। यहाँ पर वृत्तीय पैमाना बना होता है और बाकी यहाँ पर एक नट लगा होता है। ठीक है, अब इसको जब आप नट को घुमाते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। इसका मुख्य पैमाना यहाँ होता है, ठीक है, और ये आपका वृत्तीय होता है। हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों की रीडिंग को मिला दें तो हमें आंसर मिल जाएगा जैसा कि यहाँ है, मुख्य स्केल की रीडिंग प्लस वृत्तीय पैमाने की रीडिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं छोटे में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम को माइक्रोमीटर में क्या कहेंगे। क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम को माइक्रोमीटर में क्या कहेंगे, माइक्रोमीटर में क्या कहेंगे, कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जो भी आपको दिया हो उसको आप लिख लें पहले, और जिसमें बदलना हो उसी से भाग दे दीजिए। तो माइक्रोमीटर का मतलब हुआ 1 माइक्रोमीटर, ऐसे सिंबल लिखा जाता माइक्रो का। ठीक है, अगर ऐसे ही मान लीजिए मैंने उल्टा सवाल पूछ लिया होता कि आपको 1 मिलीमीटर को, ठीक है, आप एंगस्ट्रॉम में बदलें, ठीक है, ऐसा सवाल होता, ठीक है, तो जवाब होता है 1 मिलीमीटर में जिसमें बदलना उससे भाग दे दीजिए, एंगस्ट्रॉम से सर भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सर, वो एंगस्ट्रॉम है और ये मिलीमीटर है, सॉरी माइक्रोमीटर है, तो हमें इनका पैमाना या यूनिट, सॉरी इसका यूनिट जो होगा वो सेम करना पड़ेगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होते हैं, ठीक है, जबकि एक माइक्रोमीटर में हमारे पास 10 के पावर -6 मीटर होते हैं। अब आप देख सकते हैं ना एंगस्ट्रॉम रह गया ना माइक्रो रह गया। अब काट छांट करिए और आंसर दे दीजिए। इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -10 के बगल में 10 के पावर 6 आ जाएगा, माइनस ऊपर जाकर क्या बनता प्लस, और आंसर हो जाएगा 10 के पावर -4, और आगे बोल सकते हैं आप इसको एंगस्ट्रॉम, जिसमें आपने बदला है वो आंसर हो जाएगा, सॉरी माइक्रोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर। क्लियर। अब कुछ चीजें जरा ध्यान दे दें, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 मीटर, एक माइक्रोमीटर होता है 10 के पावर -6 मीटर। इसी तरीके से एक एंगस्ट्रॉम हमारा होता है 10 के पावर -10 मीटर। इसी तरीके से हमारा एक पिकोमीटर होता है 10 के पावर -12 मीटर, ठीक है, अगर पी लगा हो। एक नैनोमीटर लगा हो, एन लगा हो तो 10 के पावर -9 मीटर। इस तरीके से कुछ यूनिट्स हैं जिनको आप बुकों से अच्छे से याद कर लें। इस तरीके के सवाल यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंडेला किसका मात्रक है। देखिए मेरे क्वेश्चंस को स्किप मत करने का प्रयास करिएगा, ये तो मुझे आ रहा है, मैं जनरली प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपने लगातार मेरे वीडियो देखे हो तो मेरा प्रयास होता है कि मैं उसके साथ बहुत सारी चीजें बता दूं। कैंडेला किसका मात्रक है ये पूछ रहा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास बेसिक यूनिट यानी कि फंडामेंटल यूनिट के नाम पर क्या क्या है, और हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां क्या क्या हैं। तो हमारे पास 7 भौतिक राशियां हैं बेसिक, ठीक है, और 2 पूरक राशियां भी है, और उनके कुछ मात्रक भी हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाया गया होगा, लंबाई की अगर बात करूं तो मीटर होगा, ठीक है, समय की बात करूं सेकंड होगा, अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका किलोग्राम होगा, ठीक है,
इसी तरीके से अगर आपसे धारा की बात की जाए, वैद्युत धारा, तो एम्पियर होगा, एम्पियर एएमपी, ठीक है, एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता की बात कर दी जाए, ठीक है, तो आप जानते हैं इसको हम किस में नापते हैं, कैंडेला में। आपको अपना आंसर मिल गया होगा, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति कैंडेला का, ज्योति तीव्रता का, ठीक है। इसके अलावा आपका ताप जो है, ताप के लिए हम केल्विन का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में हमारा होता है पदार्थ की मात्रा। इसे अच्छे से याद कर लें, ये हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आता है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है, ठीक है। इसके अलावा दो पूरक राशियां हैं, एक हमारा कोण है जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियन, और दूसरा हमारा घन कोण है जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जवाब है सर स्ट्रेडियन, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, इनमें से का क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं। फिलहाल हमारे सवाल का जवाब है कि कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी 4.85 इंटू 10 मीटर है। तो ये बताइए इसका कोटिमान में क्या होगा, कोटिमान की वैल्यू बताइए। अब कोटिमान के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि किसी भी अंक को 1 से 10 के बीच में रखना और गुणे 10 की घातों में कुछ लिखना, यही हमारा कोटिमान कहलाता। लेकिन अगर यह अंक आपका 3.16 से ज्यादा है या इससे कम है, 3.16 से कम है, तो जैसा यहां है वहीं आपका आंसर हो जाएगा, और इसके आगे का अंक अगर रहा तो हम उसमें एक बढ़ाकर अपना आंसर देते हैं। जैसे इस सवाल में देखिएगा, हमारा अंक जो है 4.85 3.16 से बड़ा है, इसलिए अगर कोई हमसे पूछेगा इसका कोटिमान कितना हुआ, तो जवाब होगा सर इसका कोटिमान होगा 10 के पावर 10 में एक हम बढ़ाकर बोलेंगे 11 होगा। अब यहीं पर कहीं अगर दे देता 1.85, तब इस स्थिति में हमारे लिए कोटिमान क्या हो जाता, जवाब है जो लिखा है सर वही हो जाता, सेम टू सेम रहता, क्योंकि ये मान 3.16 से अब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है, जनरली हमारे एग्जाम में आता है, कोटिमान के मामले में पूछा जाता है। देखिए मैंने 5 क्वेश्चन यहां से जानबूझकर डाले क्योंकि मैंने बोला ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल हमारा, दो बलों के परिमाण 8 न्यूटन तथा 6 न्यूटन है, एवं वे परस्पर लंबवत है, उनका परिणामी क्या होगा। अगर किसी भी पिंड पर बल लगा हो, एक बल P हो, दूसरा बल आपका क्या हो, Q हो, तो आपने परिणामी निकालना सीखा होगा। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो परिणामी हमारा होता है R बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला होता है हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास पहले बल के नाम पर क्या है, यहां पर 8 है, दूसरा बल क्या है, 6 है, परिणामी निकालना है, और थीटा दे रखा है, वे परस्पर लंबवत है 90 डिग्री। तो परिणामी R बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 2PQ यानी कि 8 और 6, और cos थीटा का मतलब हो गया हमारा cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, जिसके नाते सब 0 हो जाएंगे उधर के। यहाँ 64 और 36 को जोड़कर हम 100 पाएंगे, और 100 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कीड़ा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर अर्धवृत्त बनाता है, ठीक है, बनाता है। उसके दूरी तथा विस्थापन में अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, अनुपात क्या होगा, ठीक है। आइए डायग्राम से पहले समझें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। एक कीड़ा है वो आपका चल रहा है, ये मान लीजिए कीड़ा है, ये आपका चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है, ऐसे चला और ऐसे आकर रुक गया, ठीक है। तो आप जिस रास्ते से चलते हैं ये हमारी दूरी कहलाती है, और अगर ये पॉइंट A मान लें, ये B मान लें, इनको सीधे सीधे जोड़ लिया जाए, यानी कि A और B की न्यूनतम दूरी ले ली जाए, जो कि एक रेखा होती है सीधी, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो ये हमारी सीधी जो हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। दूरी वही है जिस तरीके से आप गए हैं, जिस मार्ग से आप होकर गए हैं उसे नाप लिया जाए तो दूरी है, और सीधे सीधे नाप लिया जाए तो विस्थापन है। विस्थापन का फॉर्मूला हमारा होता है
2r। दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा ना, ये किसका क्या है, व्यास है, ठीक है। उधर देखिए जरा, दूरी क्या होगा, ऐसे चलते चलते वहां तक गया है, यानी कि ये अर्धवृत्त का क्या है, अर्धवृत्त की परिधि है। और परिधि का मान क्या हो जाएगा मित्रों, तो जवाब है सर 2 पाई r का आधा। ये पूरे वृत्त की परिधि है, हमें अर्धवृत्त चाहिए, तो पाई r। अब हमें दूरी और विस्थापन में अनुपात लेना था, तो दूरी अनुपाते विस्थापन ले लिया। दूरी हमारा पाई r है और विस्थापन हमारा 2r है, r से r कट गया, उत्तर हुआ पाई अनुपाते 2। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए छोटे में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और जानबूझकर मैंने दोनों की चर्चा कर ली, वैसे जनरली हमसे विस्थापन पूछा जाता है, मैं जानबूझकर यहाँ दूरी को ले आया ताकि आप समझ सके। 8वां सवाल है, निम्न में कौन अदिश है। ठीक है, निम्न में कौन अदिश है। पहला है धारा, दूसरा है बल, तीसरा धारा घनत्व, चौथा आवर्तकाल। बल के पास परिमाण और दिशा, धारा घनत्व यानी कि जे कहते हैं हम इसे, इसके पास भी परिमाण और दिशा होती है। आवर्तकाल के पास भी दिशा होती है, क्योंकि हम सिंपल पेंडुलम का आप अगर डेफिनेशन याद करें, अगर कोई पेंडुलम यानी कि लोलक हो, अगर इसे ए से छोड़ेंगे तो वापस जब ए पर आएगा तभी उसे हम एक आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि ए से ए तक ऐसे कह सकते हैं, जिसके पास डायरेक्शन है। आवर्तकाल हमारा सदिश, लेकिन समय जो है वो अदिश है, ध्यान दीजिएगा, समय क्या है, अदिश है, लेकिन आवर्तकाल सदिश है। धारा घनत्व सदिश, बल सदिश, बचा कौन, धारा, अतः धारा क्या है हमारी, एक अदिश राशि हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट 9वां सवाल। एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड से तथा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। उसके द्वारा 10वें सेकंड में चली दूरी, 10वें सेकंड में चली दूरी क्या होगी, ये जानना चाहते हैं हम। तो जवाब हुआ सर बहुत ही इजी है, जब भी ये वे सेकंड आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला याद करिए, टीवें सेकंड में चली दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ठीक है, u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, a हमारा त्वरण, t हमारा समय, जिस समय की बात कर रहे हैं। तो इस t के जगह 10 पूछ लिया गया है, यहाँ आप 10 लगा लीजिए। शुरुआत किससे करनी है, किस वेग से, तो जवाब है सर 20 मीटर पर सेकंड से। त्वरण के नाम पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो कैलकुलेशन पोर्शन सॉल्व करिए। 2 पंजे 10, 20 धन 5, 2 धामे 20 में से 1 गया, 19, 19 पचे 95 हो जाएगा, और 95 में 20 दो जोड़ देंगे तो 115 मीटर, यानी कि आप 10वें सेकंड में 115 मीटर चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पिंड समान गति से चल रहा है, एक पिंड समान गति से चल रहा है, उस पर लगे बाह्य बल की गणना करें। ध्यान से सुन ले, एक पिंड है जो नॉन स्टॉप एक ही वेग से चल रहा है, तो ये रहा m। अब कहेंगे सर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कहेंगे सर अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय, यही तो होता है। वेग परिवर्तन की दर ही क्या होता है, विस्थापन। पर अच्छी बात, ये लगातार एक ही वेग से चल रहा है, नहीं कि शुरू उसने u से किया था, खत्म v पर, लेकिन v भी u के बराबर। तो अगर आप u और u लगा देंगे तो आपको 0/0, 0 समथिंग मिलेगा, जिसका मतलब ये हो गया 0 बटा कुछ, कहने का मतलब हो जाएगा 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। जब हमारा वेग अचर होता है तो हमारा त्वरण शून्य होता है, ये वैसे भी हमें पता होना चाहिए, मैंने यहाँ जानबूझकर दिखा दिया। तो अब अगर हमसे बल पूछ रहा है तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान जो भी दिया हो, त्वरण 0 है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि एक समान गति से चलते हुए, कई बार ऑब्जेक्टिव आया है, कई एग्जाम्स में पॉलिटेक्निक को इंक्लूड करते हुए भी इसमें हम ले लेंगे। ठीक है, तो एक आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। एक समान गति से चलते पिंड का त्वरण सदैव शून्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक 40 किलोग्राम का पिंड एक लिफ्ट पर रखा है, एक पिंड पर लिफ्ट पर रखा गया है। ठीक है, फिर कहता है एवं लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है। क्वेश्चन है तब लिफ्ट में पिंड का भार क्या होगा।
या पिंड का भार कितना महसूस होगा, कितना महसूस होगा। ठीक है, चलिए लिफ्ट में पिंड का भार क्या होगा या कितना महसूस होगा। चलिए लिफ्ट है हमारे पास, इस लिफ्ट में हमने एक आदमी को खड़ा कर लिया, या कोई पिंड है, हाँ ठीक है, आदमी को खड़ा कर लिया। नॉर्मली ये क्या करेगा, जब इस फर्श पर खड़ा होगा तो अपना भार लगाएगा किधर, नीचे, जिसको हम बोलते हैं mg। फिलहाल ये m पता है, 4 इंटू 40 इंटू जी। और जब ये नीचे अपना बल लगाएगा तो एक प्रतिक्रिया बल लगेगी न्यूटन के तीसरे नियम से, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं, जो ऊपर की तरफ काम करेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आर। अब यही परिणामी हो गया कि R और 40G का परिणामी ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बड़ा या भारी कौन पड़ेगा, किसकी तरफ परिणामी आएगा, याद रखे रहिएगा, सूत्र बहुत ही सिंपल है ऐसे सवालों का, कि परिणामी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है। तो पहले परिणामी बल पर डिस्कशन करिए। R ऊपर ले जाएगा आदमी को कि ये नीचे ले जाएगा, उसका भार, ये सवाल तय करेगा। तो सवाल में लिखा है एक लिफ्ट पर रखा गया है और लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि एक्सेलरेशन हमको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, R। और दोनों विपरीत दिशा में बल हैं, तो परिणामी बल हुआ R माइनस 40G बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि 5 इंटू ए। 5 इंटू ए का मतलब हो गया आपका, 1 मिनट सॉरी, द्रव्यमान का मतलब 40, ए का मान कितना है 5। अब इसको उधर भेज दीजिए और आर निकाल दीजिए। ये वो भार है जो लिफ्ट में महसूस होगा। आपने फील किया होगा, अगर हम कोई गट्ठर छत के ऊपर ले जाएं तो हमें भारी लगेगी, और छत से नीचे लाते हैं तो हल्की। ये इसका जवाब यहाँ देख सकते हैं आप, ये उधर जाएगा 40 कॉमन, जी प्लस 5 यहाँ बचेगा, जी का मतलब 10, तो ये हो जाएगा 40, 10 5 15, 15 यहाँ आ जाएगा, 15 चौका 60, ये 600 न्यूटन के बराबर हमको फील होगा, यानी कि पहले से भारी। नॉर्मल होता तो 40 से गिरा भार, पर अभी देखिए 40 से ज्यादा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पंप 200 केजी पानी, एक पंप 200 केजी पानी 15 मीटर की ऊंचाई पर बने एक टैंक में 40 सेकंड में चढ़ा देता है। मोटर की शक्ति कितनी है। ठीक है, फिर से देखिएगा, एक मोटर है, यहाँ पर एक टुल्लू पंप है, ये क्या करता है भैया, ऊपर कोई टंकी है, वहां पर पानी चढ़ा देता है। पानी को तौलने पर उसका द्रव्यमान 200 किलोग्राम आ रहा है। ठीक है, यहाँ से टंकी की ऊंचाई जो बताई गई है, हाइट जो बताई गई है, वो 15 है। ठीक है, और समय जो लग रहा है वो हमारा कितना है, हमको दिया 40 सेकंड। 40 सेकंड में ऐसा कर रहा है, तो पावर कितना होगा, इस मोटर का पावर क्या होगा। तो पावर बराबर होता है हमारा W बाई क्या, T, वर्क अपॉन टाइम। W बाई T, कार्य करने का सामर्थ्य ही क्या कहलाता है, सॉरी, कार्य करने का की दर ही क्या कहलाता है, हमारा सामर्थ्य, यानी कि पावर। इसका मात्रक वाट होता है, बड़े मात्रकों में किलोवाट, और अश्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। एक अश्व शक्ति में, आपको याद होना चाहिए, कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास W बाई जी है, तो देखिएगा हमें इसी को उठाकर ऊपर भेजना है। कितने को, 200 को ऊपर उठाना है। उठाने के नाते यहाँ पर एक बल लगेगा, और दूरी कितनी तय करनी है, तो जवाब है वही ऊंचाई है। दूरी के नाम पर हमारे पास क्या है, ऊंचाई है। नीचे T है जो कि 40 सेकंड है। अब यहाँ बल का मतलब इस पूरे जल को उठाने से, जिसका मतलब हुआ mg, तो यहाँ पर m हो गया 200, यहाँ 10, ऊंचाई का मतलब 15 से था, नीचे 40 लगा हुआ था, ये 0 0 कट गया। इसको फिर हमने काट दिया 4 पंजे 20, ये आ गया 50, 50 का या 15 पचे 75, 750, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाट। ये मोटर कितने वाट का है, 750 वाट का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम, क्या दिया हुआ है हमको। कहता हमसे क्वेश्चन नंबर 13 में कि दो व्यक्ति हैं, सॉरी 4 नहीं, हाँ ठीक है 13, दो व्यक्ति 200 किलोग्राम के पिंड को 6 मीटर के लंबे डंडे से लटका कर ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक डंडा है, कितना लंबा है ये, 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लॉन्ग एक डंडा है, जिससे दो व्यक्ति अपने कंधे पर ऐसे लगाकर क्या कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम ऐसे ही लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे लेकर जा रहे हैं, उसको पकड़कर लेकर जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, इसके बीच में, ये डंडे के बीच में 200 किलोग्राम, बीचों बीच नहीं बोल रहा है, कहीं बीच में 200 किलोग्राम का बल लगा है। ठीक है,
या पिंड एक रखा है जिसका वेट कितना है 200 किलोग्राम भार का पिंड रख दिया गया। यदि कमजोर आदमी 80 किलो ही सहन कर सके, ठीक है, तो ये बताइए कि द्रव्यमान उस व्यक्ति से कहां लटकाया जाए कि दोनों मिलकर ये ले जा सकें। कमजोर है, इसमें मान लेते हैं ये कमजोर है और ये कहता है भैया मैं ज्यादा नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है, मेरी कैपेसिटी केवल और केवल 80 किलोग्राम है। तो यहां देखिएगा ये भार नीचे लग रहा है और इसको बैलेंस करना है, यानी कि उठाने के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं, ये साहब और ये साहब। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये P है और ये क्या है, Q है, ठीक है। अब इस P ने अपनी औकात बता दी है, कह रहा भैया मैं 80 उठा सकता हूं, बाकी तुम्हें उठाना है। तो कुल है कितना, 200। अब इस 200 में कितना बच गया 80 निकालने के बाद, जवाब होगा सर 120, इनको उठाना पड़ेगा। पर अब ये कहां रखा जाए पिंड कि दोनों आराम से उठा ले जाए, तो मुझे अभी ये नहीं मालूम है। मैंने मान लिया कमजोर से x दूरी पर ताकि तुरंत आंसर आ जाए। और इधर वाला जरा देखिए, पूरा डंडा 6 का था तो बची दूरी कितनी हो गई, 6 माइनस एक्स। अब आप आराम से बताइए जरा, ये आपका बल आघूर्ण है, इधर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके सापेक्ष लूं तो ये इसको इधर घुमाएगा, ये बल लगाएगा ऊपर घूमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, और एक इधर एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों के मान बराबर होंगे तो ये डंडा उलटने से बच जाएगा और दोनों आराम से टांग कर इसे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, इस पॉइंट O के परितः आघूर्ण, O के परितः आघूर्ण, ठीक है। हमारे पास दो हैं, फिर से मैं यहां दोहरा दूं, ये हमारा कितना है, ये अगर क्लॉकवाइज करेगा तो इसका आघूर्ण आएगा माइनस में, और ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो प्लस में। आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई में अगर आघूर्ण हो तो ऋण में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो धन में। तो जब पहला बताएं जरा, ये P गुणे कितना कर लें तो कह देंगे सर ये दूरी यानी कि x हो जाएगा, और ये लग जाएगा माइनस साइन। उधर वाला जरा देखिएगा, Q गुणे क्या लग जाएगा हमारा, कहेंगे सर ये दूरी यानी कि 6 माइनस एक्स, और ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉक, और इन दोनों का सम जब तक 0 आएगा तभी ये संतुलन में होगा, ठीक है। तो जरा बताइए P का मान कितना, 80 हो गया, और Q का मान हमारा 120 है, इसको उधर ही भेज लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 120, 6 माइनस एक्स। अब बताइए जरा, ये 0 0 कटा, 4 दूना 8 कटा, 4 तिया 12 हुआ, तो माइनस 2x बराबर 3 छक 18 धन 3x। अब इसको हम एक तरफ ले लें, इधर ले आए तो 3 2 5x माइनस 5x बराबर माइनस 18, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, और आपका बचा 3 0 यानी कि 5 छक्के 30, यानी कि 3.6 मीटर। यहां से 3.6 मीटर होगा, तो उधर से 6 में से अगर 3.6 घटा दे तो आंसर 2.4। छोटे या कमजोर आदमी से 3.6 मीटर की दूरी पर, मजबूत आदमी से 2.4 की दूरी पर हमें ये पिंड लगाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।